नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 जो हुआ था अभी 2 फेब को, उसके ऊपर उस सेशन को हम डिस्कस करेंगे कि उसमें भारत में क्या खास बातें हुई हैं। भारत में कुछ विशेष खास बातें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जो दो वेटलैंड्स जो है वो और ज्यादा जुड़ गए हैं, रामसर साइट्स जिनको हम कहते हैं। वैसी दो रामसर साइट्स जो है वो और ज्यादा ऐड होती हुई हमें दिखाई देती है। तो पूरी न्यूज़ क्या है, वेटलैंड्स क्या होते हैं। कई बार बच्चे जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर रामसर साइट्स क्या होती है, रामसर क्या होता है। तो मैंने उसको भी इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने की कोशिश करी है कि रामसर क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर साइट्स क्या होती हैं। ये सब कुछ आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, पहले न्यूज़ क्या है उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 फेब की पीआईबी की न्यूज़ है। पीआईबी की न्यूज़ का स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैंने यहाँ डाला है। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एट सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है बनाया गया। न्यूज़ 2 फेब की है और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो भी 2 फेब को आता है, 2 फरवरी को आता है। इसमें कुछ नई नई चीजें जो है वो ऐड होती हुई हमें दिखाई देती है। वो क्या है उन सबको हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा ये समझ ले वेटलैंड्स होते क्या हैं। आर्द्रभूमि का एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, परिचय देखेंगे। वेटलैंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, उसको भी कुछ शॉर्ट में हम देखते हुए चलेंगे। देन रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर अभिसमय क्या है, रामसर साइट्स क्या होती हैं और भारत में कितनी है उसकी बात करेंगे। देन वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या होता है उसकी बात करेंगे। और अभी का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 जो था उसमें क्या खास बातें हुई हैं, इन सबको हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेटलैंड, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि वेटलैंड होते क्या है, आर्द्रभूमि होती क्या है। आर्द्रभूमि क्या होती है इसके बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो रामसर कन्वेंशन में दी गई थी। अभी रामसर कन्वेंशन क्या है इसकी बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन डेफिनेशन क्या है उसको पहले देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है वो ये कहता है कि एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, ऐसे क्षेत्र जो दलदली हो सकते हैं, जाग वाले क्षेत्र हो सकते हैं, पीटलैंड हो सकती है या जल क्षेत्र कोई भी हो सकते हैं, वो परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है बारिश के टाइम पर उनमें पानी भरता हो तब वो वेटलैंड बन जाते हो, कोई पानी का गड्ढा भी हो सकता है वो, या वो कोई परमानेंट भरा रहने वाला पानी का स्रोत भी हो सकता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमने बनाया हो सकता है, प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ हो सकता है। वाटर दैट इज स्टेटिक और फ्लोइंग, उसमें पानी भरा रहता हो सकता है, वो पानी बहता हुआ हो सकता है। फ्रेश वाटर हो सकता है, मृदु जल हो सकता है, ब्रेकिश वाटर हो सकता है या साल्ट वाटर हो सकता है। मृदु जल हो सकता है, खारा पानी हो सकता है या लवणीय जल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर्स the depth of which at low tide does not exceed 6 meters। जब लो टाइड आते हैं, जब निम्न ज्वार आता है, तब मान लीजिए किसी सागर में हाई टाइड की स्थिति ये है, उच्च ज्वार की स्थिति ये है और निम्न ज्वार की स्थिति ये है, लो टाइड की स्थिति जो है वो ये है। यहां से हम 6 मीटर्स की डेप्थ जो है वो लेकर के चलेंगे, 6 मीटर की गहराई जो है वो लेकर के चलेंगे। ये क्षेत्र भी एक वेटलैंड कहला सकता है, ये क्षेत्र भी एक आर्द्रभूमि कहला सकती है। तो रामसर कन्वेंशन का आर्टिकल 1.1 जो है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी जगह जहां पर कि पानी भरा रहता हो, चाहे वो नेचुरल बनी हो, प्राकृतिक रूप से बनी हो, चाहे हमने बनाई हो, चाहे उसमें पानी भरा रहता हो, चाहे उसमें पानी बहता रहता हो, चाहे वो पूरे साल भर भरा रहता हो, बहता रहता हो, या वो साल के कुछ महीनों में, जो कि जनरली हम अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो मानसून का समय होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग समय हो सकता है, साल के किसी भी समय में उसमें पानी भरा रहता हो, या उसमें खारा पानी भरा रहता हो, मीठा पानी भरा रहता हो, ब्रेकिश वाटर भरा रहता हो, किसी भी तरह का पानी अगर भरा रहता है तो हम उसे वेटलैंड कह सकते हैं। वेटलैंड की डेफिनेशन जो है वो रामसर कन्वेंशन के आर्टिकल 1.1 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी हमें निकल करके आती हुई दिखाई देती। इवन दैट वो दलदली भूमि, पीटलैंड वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं। मतलब हर वो जगह जहां पर कि पानी का अस्तित्व होता है, जल का अस्तित्व हमें देखने को मिले लिक्विड फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप आइस कैप पे चले जाएं या एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसकी बात करें, उसकी बात नहीं करें हम। जमीन पर, लैंड बॉडी पर कहीं भी अगर हमें पानी देखने को मिले हम उसे वेटलैंड कह सकते हैं। ये रामसर कन्वेंशन की डेफिनेशन जो है वो कहती है, आर्टिकल 1.1 जो है वो कहता है।
पर्टिकुलर जो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि लो टाइड में 6 मीटर से ज्यादा गहराई का क्षेत्र नहीं हो, लेकिन इसी को अगर हम इसका रामसर कन्वेंशन का आर्टिकल 2.1 देखें तो वो कहता है वेटलैंड्स जो हैं उनके आसपास के रिपेरियन जोन, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको रिपेरियन क्षेत्र कहते हैं, रिपेरियन जोन या कोस्टल जोन या मरीन वाटर डीपर देन 6 मीटर एट लो टाइड लाइंग विद इन दी वेटलैंड्स। 6 मीटर की गहराई से भी ज्यादा, निम्न ज्वार से लो टाइड से 6 मीटर की गहराई से भी ज्यादा का जो क्षेत्र है वो भी वेटलैंड हो सकता है। मतलब कोई ऐसा 6 मीटर का कोई एग्जैक्ट, वो कई सारी बुक्स में हमें सिर्फ यही पढ़ने को मिलता है कि 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, ऐसा कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है। उसके नीचे का क्षेत्र जो होता है वो भी एक वेटलैंड हो सकता है। ये आर्टिकल 2.1 रामसर कन्वेंशन का ही आर्टिकल 2.1 जो है वो कह रहा है। तो अगर हम सबको कंक्लूड करें तो मतलब हर वो क्षेत्र जहां जमीन पर पानी हमें देखने को मिले उसे हम वेटलैंड कह सकते हैं, उसे हम आर्द्र भूमि कह सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू निकल करके आता है हमारे सामने कि इन चीजों को हम वेटलैंड कह सकते हैं। वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है? क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, जितना भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण देखने को मिल रहा है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। हम जितना भी हम अभी देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी अर्थ जो है वो एक इकोसिस्टम की तरह काम करती है। बहुत सारे इकोसिस्टम जो है वो काम करते रहते हैं, हिंदी में जिन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र या कई बार पारितंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। और वेटलैंड भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है जिसको हम वेटलैंड इकोसिस्टम या आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऐसे आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो हमारे पूरे अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव हैं, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। अगर हम थोड़ा डेटा में जाएं तो देखिए, more than 1 billion people depend on them for a living and 40% of the world species live and breed in the wetlands। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंसान की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, मानव की बात करें, तो 1 अरब से ज्यादा लोग जो है वो अपना जीवन यापन, लाइवलीहुड जो है वो वेटलैंड से ही गेन कर रहे हैं। टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो हमें 7.8 बिलियन देखने को मिलती है और उसमें से 1 बिलियन जो है यानी मोटा मोटा 12 से 13% लोग जो हैं वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट हैं? अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए वेटलैंड्स पर डिपेंडेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो वेटलैंड्स हमारे लिए अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वर्ल्ड की जितनी स्पीशीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 40% प्रजातियां जो हैं वो वेटलैंड्स में ही रहती हैं। वेटलैंड्स में ही उनका प्रजनन जो है, ब्रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है। मतलब वेटलैंड्स हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा बचा करके रखने वाला अगर कोई इकोसिस्टम है तो वो वेटलैंड हमें देखने को मिलता है, आर्द्र भूमि हमें देखने को मिलती है। 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन इज स्टोर्ड इन पीटलैंड्स। पीटलैंड जो होते हैं हमारे, जो कि तटीय क्षेत्र होते हैं जनरली, जहां पर कि काफी ज्यादा कार्बन जो है, काफी ज्यादा लिटर, कूड़ा करकट जो है, प्राकृतिक कूड़ा करकट जो है वो भरा रहता है और वहां पर वो धीरे 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 सड़ता रहता है, उनको हम पीटलैंड्स कहते हैं। तो ऐसी पीटलैंड वाली जो जगह होती है वहां पर वर्ल्ड का लगभग 30% कार्बन जो है, लैंड बेस्ड कार्बन जो है, भूमि का जितना भी कार्बन है उसका 30% कार्बन हमें वहीं पर देखने को मिलता है। जो लो टाइड हाई टाइड वाला जो रीजन में, जो आपको कोस्टल रीजन जो बता रहा हूं, उसी रीजन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, भोजन की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, बहुत सारे लोगों की कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की जरूरतें हमारी पूरी करते हैं, दवाओं के आनुवांशिक संसाधनों की, जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ मेडिसिन, हाइड्रो पावर, जल विद्युत का उत्पादन आदि आदि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी वो ये पूरी करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकल करके आते हैं वेटलैंड्स। आर्द्र भूमियां मानव के अस्तित्व के लिए या पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम कहीं हमें देखने को मिलता है तो वो निकल करके आता है वेटलैंड इकोसिस्टम या आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये अब अगर इतने ही इंपॉर्टेंट है तो इनको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इनको बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो अलग अलग समय पर होते रहे हैं। बट हम आज जिस एक पर्टिकुलर एफर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रामसर कन्वेंशन।
रामसर अभिसमय। रामसर एक जगह का नाम है। जनरली बच्चे जो हैं वो किसी व्यक्ति को समझते हैं कि नहीं सर का नाम है रामसर। ये रामसर कोई सर नहीं है, रामसर जो है वो एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है। जो अगर आप देखेंगे तो ईरान शहर को देखेंगे, आप अपनी एटलस में मैप खोल करके देखेंगे तो ईरान शहर जो आपको दिखाई देगा, ईरान शहर सॉरी ईरान देश को अगर आप देखेंगे, ईरान देश एकमात्र देश है जो पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी दोनों से कनेक्ट होता है। फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर दोनों से कनेक्ट होता है। यहां अगर आप कैस्पियन सी का जो कोस्टल रीजन है, यहां अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको एक शहर दिखाई देगा रामसर। हो सकता है एटलस में ना दिया हो, आप अपनी एटलस में देख रहे हो ना दिया हो, तो आप खुद ही मार्क कर लें। इस जगह पर कैस्पियन सी के किनारे आपको शहर दिखाई देगा, दैट इज रामसर। यहां पर इस सिटी में, इस शहर में 1971 में रामसर कन्वेंशन जो है वो संपन्न हुआ था, कंप्लीट हुआ था। इस पर साइन जो है वो कंप्लीट हुए थे। बेसिकली जब भी हम देखते हैं कोई एग्रीमेंट होता है, कोई कन्वेंशन होता है, तो जिस शहर में होता है उसी का नाम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सेंडाई फ्रेमवर्क्स, किगाली एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, किसी भी जिस भी शहर में कोई प्रोटोकॉल या कोई एग्रीमेंट या कोई कन्वेंशन जो जिस शहर में होता है वो हमें दिखाई देता है, उसी शहर का नाम उसके साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन रामसर शहर में हो रहा है, इस वजह से रामसर कन्वेंशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसका नाम जो है वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड। ये अंतर सरकारी समझौता है, मतलब सारे देशों की जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करती हैं। यहाँ पर अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड के रूप में हम इसे देखते हैं। एंड द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ये किसके लिए काम करता है? आर्द्र भूमि का संरक्षण करेंगे, कंजर्व करेंगे वेटलैंड्स को और उनका सस्टेनेबल यूज करेंगे। सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है ऐसा यूज जो कि फ्यूचर में सस्टेन किया जा सके। मतलब हम ऐसा ना हो कि वेटलैंड से जो मिलने वाले रिसोर्सेज है हम उनको आज ही खत्म करके रख दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रिसोर्सेज, वो संसाधन कभी बचे ही ना। हम उनका ऐसा प्रयोग करेंगे कि हम भी उसका उपयोग कर सकें और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका उपयोग कर सकें। हम उन रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें, एग्जॉस्ट ना कर दें, ऐसी स्थिति ना बने, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज। तो वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, बचा करके रखना है। साथ में ये कभी ऐसा नहीं कहते कि वेटलैंड्स को बचाने का मतलब ये कर लें कि हम वेटलैंड्स से किसी भी तरह के रिसोर्सेज लेंगे ही नहीं, संसाधन लेंगे ही नहीं। ऐसा कोई ऐसा कोई तर्क जो है वो यहाँ इनके पास में नहीं है, ऐसी बात ये नहीं करते। ये कहते हैं कि इसका सस्टेनेबल यूज करेंगे हम, मतलब ऐसा यूज करेंगे कि आज हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके, भविष्य में हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, वो भी इसका यूटिलाइजेशन कर सके, इसका उपयोग कर सके। इसलिए इसे आर्द्र भूमियों पर अभिसमय या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन पर्टिकुलर वेटलैंड्स के लिए हुआ है, आर्द्र भूमि के लिए हुआ है, इसलिए इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो भी इस कन्वेंशन को ज्वाइन करता है, जनरली हम अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स देखते हैं, यहां पर्टिकुलर हम रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो कॉप, एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉप। कॉप कॉप जो है वो होता है पार्टीज टू द कन्वेंशन, पार्टीज टू द कन्वेंशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉप, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉप। और वो कॉप मतलब कौन कौन इसके अंदर हिस्सेदार है। कॉप वर्ड जब भी आप पढ़े तो उसके अंदर कितने देश जो है वो हिस्सेदार हैं या भागीदार हैं या उसके अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी आज की अगर हम बात करें तो 172 कंट्रीज जो हैं वो इसके कॉप में हमें दिखाई देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। अभी लास्ट इनकी जो कॉप होने वाली थी, कॉप मीटिंग्स जो होती हैं अलग अलग, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, जैसे अभी आपने देखी होगी ग्लासगो में कॉप 26 हुई है, वो एक अलग कॉप है। वो यूनाइटेड नेशंस की कॉप जो है वो हमें देखने को मिलती है। रामसर कन्वेंशन की जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, वो अभी अभी 2021 में चाइना में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से उसको रद्द कर दिया गया। कोविड का जो प्रकोप जो चल रहा था उसकी वजह से फिर इसको रद्द कर दिया गया। नवंबर में होने वाली थी, नवंबर 2021 में चाइना के वुहान शहर में ही होने वाली थी, तो उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया, अभी तक वो हुई नहीं है जो इनकी कॉप रामसर कन्वेंशन की होने वाली थी। रामसर कन्वेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया 172 कंट्रीज जो हैं वो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, इसके पक्षकार हैं, और उसमें लगभग 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स, रामसर स्थल हमें देखने को मिलते हैं। 2400 से भी ज्यादा या मोटा मोटी 2500
रामसर साइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इन्हें 172 देशों में। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट साइट कौन सी थी तो वो है कोबोर्ड पेनिनसुला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है और 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था। 1974 में इसको डिक्लेयर किया था। 1971 में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, उसके तहत पहली जो साइट डिक्लेयर की गई वो 1974 में डिक्लेयर की गई ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग पेनिनसुला को। सबसे बड़ी साइट की बात करें तो रियो नेग्रो, जो कि ब्राजील में है। ब्राजील का रियो नेग्रो स्थान जो है वो सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा स्थान है। अगर सबसे ज्यादा साइट्स की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 175 साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड नंबर पर मैक्सिको आता है जहां पर कि 142 साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। और अगर एरिया के हिसाब से किसी देश को देखें कि किस देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो रामसर साइट्स के अंडर में आ रहा है तो वो बोलीविया देश है, साउथ अमेरिका में। बोलीविया कंट्री जो है उसके अंदर हमें सबसे बड़ा क्षेत्र रामसर कन्वेंशन के तहत देखा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये साइट्स होती क्या है। ये साइट्स बेसिकली रामसर कन्वेंशन के तहत कुछ वेटलैंड्स ऐसे होते हैं। अभी हमने वेटलैंड की जो डेफिनेशन है वो देखी। डेफिनेशन ये कहती है कि हर वो जगह जहां पर जमीन पर पानी हमको दिखाई दे, वो बहता हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, वो मार्शेस हो सकते हैं, दलदल हो सकते हैं, खारा पानी, मीठा पानी, किसी भी तरह का पानी जो है वो उसको हम वेटलैंड कह सकते हैं। लेकिन कुछ वेटलैंड ऐसे होते हैं जिनका कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा महत्व है। जिनका कि इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको कहा जाता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। हिंदी में इसको कुछ इस तरीके से कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिनको डिक्लेयर किया जाता है, जिन साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है, उन्हीं को हम हमारी भाषा में कह देते हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स या रामसर स्थल हम ऐसे कह देते हैं, वरना इसका टेक्निकली जो प्रॉपर नेम है वो ये है वेटलैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। मतलब ऐसी वेटलैंड, ऐसी आर्द्र भूमि जिसकी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, उस पर्टिकुलर देश के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा अगर कोई स्थल दिखाई दे तो उसे एक टैग दिया जाता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। ऐसा एक टैग जो है उसको दे दिया जाता है, जिसको कि हम जनरली रामसर साइट के रूप में देखते हैं, रामसर स्थल के रूप में कहते हैं। जनरली हम नॉर्मल भाषा में रामसर साइट्स कहते हैं, वरना उसका प्रॉपर नाम जो होता है वो ये होता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कितनी साइट्स देखने को मिलती है। अभी हमने देखा हाईएस्ट साइट्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम में 175 देखने को मिल रही है, मैक्सिको में 142 देखने को मिल रही है। भारत में कितनी देखने को मिल रही है? भारत में अभी तक तो 47 साइट्स थी, लेकिन अभी अभी जो 2 फरवरी को 2 फरवरी को जो इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस जो गया है, उसके अंदर 2 साइट्स और बढ़ गई हैं। वो 2 साइट्स कौन सी बढ़ी हैं? खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन 2 को और बढ़ा दिया गया है, तो अब हमारे पास टोटल साइट्स कितनी हो गई हैं? 49 रामसर साइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। और इसके अंदर हमारा भारत का लगभग 10,93,636 हेक्टेयर एरिया जो है वो रामसर साइट्स के अंडर में आता है। भारत का टोटल जो 32,83,263 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया हमें देखने को मिलता है, उसमें से लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो रामसर साइट्स के अंडर में आने लगी है, जिसकी वजह से अगर हम साउथ एशिया में देखें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, सबसे ज्यादा एरिया रामसर साइट्स के अंदर हमारा देखने को मिलता है। मतलब भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो रामसर स्थलों के रूप में हमें देखने को मिलता है। नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा ज्यादातर क्षेत्र जो है वो इतना आ चुका है अब रामसर साइट्स के अंडर में कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में हमारा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है इसके अंतर्गत। और जैसा मैंने बताया 2 नई रामसर साइट्स जो है वो अभी अभी इसी 2022 का जो वेटलैंड, इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो मनाया गया 2 फरवरी को, उसमें 2 नई साइट्स जो हैं वो और ऐड की गई हैं।
इन दो साइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 47 साइट्स तो ऑलरेडी पहले से ही थी, बट दो साइट्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जामनगर के पास में, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सौराष्ट्र पेनिनसुला है, सौराष्ट्र प्रायद्वीप है। इस सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के आसपास देखेंगे तो आपको जामनगर जो है वो दिखाई देगा। जामनगर के अंदर, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें दिखाई देती है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ये एक तरफ तो मरीन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, गल्फ ऑफ कच्छ में जो मरीन नेशनल पार्क है उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ यहां पर एक रिवर आती है जिसका नाम है दुनवाव। दुनवाव नदी जो है उसमें फ्रेश वाटर आकर के गिरता है। इस वेटलैंड में, पर्टिकुलर वेटलैंड में अगर हम देखें तो दुनवाव रिवर से फ्रेश वाटर जो है वो आकर के मिल रहा है, जबकि उसके पास में ही मरीन नेशनल पार्क जो है वहां पर खारा पानी हमें देखने को मिलता है, सलाइन वाटर देखने को मिलता है। तो ये एक टाइप का हमारा ब्रैकिश वाटर का एग्जाम्पल बन जाता है। ब्रैकिश वाटर का एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है, और ये एक ऐसा यूनिक हैबिटेट है, यूनिक आवास है जहां पर कि फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर जो है वो दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इसके आसपास में साल्ट पेन्स भी हैं, नमक बनाने की जो क्यारियां होती है जहां पर कि नमक बनाया जाता है, वैसे साल्ट पेन्स जो है, नमक बनाने की क्यारियां जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। और इसके नदर्न साइड में एक लार्ज क्रीक भी है। क्रीक जो होते हैं समुद्री किनारे पर कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा गहराई तक अंदर गए हुए क्षेत्र होते हैं तटीय क्षेत्रों में, उनको हम क्रीक्स कहते हैं, क्रीक या क्रीक्स कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक सर क्रीक वाला क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान भारत के बीच में विवादित है, तो ऐसे क्रीक्स जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक क्रीक जो है वो यहाँ पर काफी अंदर तक फैला हुआ हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से मैंग्रोव्स जो है वो भी यहाँ पर अच्छे खासे हमें देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वेटलैंड इकोसिस्टम का एक बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण भाग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो मैंग्रोव्स भी यहाँ पर हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। और ये साइट पर्टिकुलर किस चीज़ की वजह से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टॉप है। जितने भी प्रवासी पक्षी है जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से किसी तीसरी जगह ऐसे मूव करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में उड़े तो फिर उड़ते ही रहेंगे, 10 दिन तक उड़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में रेस्ट करते रहेंगे। तो रेस्ट उन्हीं जगहों पर करेंगे जो उनको सूट करती है, जहां पर कि जनरली वाटर होता है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वहां पर वो जाकर के रेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स होते हैं जहां पर कि उनका स्टॉपेज बनता है, जहां पर जाकर के वो रुकते हैं। तो यहाँ पर भी ये ऐसी साइट हमें देखने को मिलती है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स का एक स्टॉपेज बनती है, उनके ठहरने का एक स्थान जो है वो बनती है, जहां पर ये नेस्टिंग करते हैं, घोंसले बनाते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं, प्रजनन भी इनको इनका प्रजनन स्थल जो है वो भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की बात करें तो ये रूपारेल और कालिंदी नदियों के वाटरशेड में आता है। जल क्षेत्र जो है वो रूपारेल और कालिंदी नदियों का हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। हर साल लगभग यहाँ पर 300 से ज्यादा प्रजातियां जो हैं बर्ड्स की आती हैं। मैं 300 टोटल बर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग जो बर्ड्स आती हैं उनकी प्रजातियों को अगर हम देखें, उन स्पीशीज को अगर हम देखें तो 300 से ज्यादा स्पीशीज, 300 से ज्यादा प्रजातियां हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। और IUCN की तरफ से जो थ्रेटन्ड लिस्ट जो जारी होती है, ग्लोबली थ्रेटन्ड या नियरली थ्रेटन्ड की जो लिस्ट जारी होती है, उनमें से लगभग 8 स्पीशीज, 8 बर्ड्स की स्पीशीज, 8 पक्षियों की प्रजातियां जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मतलब थ्रेटन्ड स्पीशीज का ये घर हमें देखने को मिलता है। अगर आप रामसर साइट्स के क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे तो 9 क्राइटेरिया जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, 9 क्राइटेरियन हमें देखने को मिलते हैं जो कि रामसर साइट डिक्लेयर करने के लिए बने हैं, कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम रामसर साइट डिक्लेयर कर देंगे, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम रामसर साइट डिक्लेयर कर देंगे। रामसर साइट का मतलब वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हम उसे डिक्लेयर कर देंगे, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि उसे डिक्लेयर कर देंगे। तो उसमें एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि अगर वहां पर कोई थ्रेटन्ड स्पीशीज या नियरली थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, तो हम उनको क्या करते हैं, रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसी क्राइटेरिया के अंदर इसको भी डिक्लेयर किया गया है। दूसरी साइट जो है हमारी, दैट इज बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में बखीरा नाम का गांव है, उसी के पास में एक झील है जिसको कि हम बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से या बखीरा वेटलैंड के नाम से जानते हैं। और इसको 1990 में बर्ड सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया गया था, बर्ड सेंचुरी के रूप में
डिक्लेयर किया गया था। अगेन ये भी माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स की वेराइटीज होल्ड करती है। बहुत सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते रहते हैं और बहुत सारे यहाँ के निवासी पक्षी जो हैं, रेजिडेंट बर्ड्स जो हैं, वो भी यहीं के हमें देखने को मिलते हैं। ये राप्ती रिवर जो है, राप्ती नदी जो है, उसके पश्चिम में हमें देखने को मिलती है। राप्ती रिवर के वेस्ट में, पश्चिम में ये भाग हमें देखने को मिलता है। शैलो वाटर है, ये उथला जल है, बहुत ज्यादा गहरा पानी है नहीं, और रिवर कनेक्टिंग वेटलैंड है, मतलब नदी से जुड़ा हुआ वेटलैंड हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ का सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ी प्राकृतिक नेचुरल वेटलैंड हमें देखने को मिलता है इस जगह का, जिसका नाम है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। सॉरी, पेरिनियल वेटलैंड है ये, पूरे साल भर पानी जो है इसके अंदर भरा रहता है। पानी कहां से आता है? एमी रिवर से। एमी नाम की नदी है या अमी नाम की नदी है, जहां से कि इसके अंदर पानी आता रहता है। और वो अमी नाम की नदी जो है वो राप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राप्ती नदी की सहायक नदी है अमी नदी, जहां से कि पानी इसको पूरे साल भर मिलता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के श्रब्स मिलती है, झाड़ियां मिलती हैं, और हाइड्रोफाइट्स, जल में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं जिनको कि हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, वैसे हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अबाउट 40,000 बर्ड्स, लगभग 40,000 बर्ड्स जो हैं यहाँ पर विंटर्स में रिकॉर्ड की जाती है। शीतकाल जब होता है तो लगभग 40,000 बर्ड्स इस झील के अंदर, इस वेटलैंड के अंदर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जो कि लगभग 30 स्पीशीज हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां। अगर हम देखें तो लगभग 30 अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के 40,000 पक्षी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस उन बर्ड्स के लिए इसका हमें देखने को मिलता है। और ये लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट है, जो कि टिपिकल तराई लैंडस्केप वाला रीजन है। ये वाला रीजन जो है वो तराई वेटलैंड ही है। हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र, यहाँ हम जानते हैं कि शिवालिक हिल्स जो है, शिवालिक पहाड़ियां जो है, वो हमें देखने को मिलती है। और उनका जो गिरिपद वाला क्षेत्र है, फुटहिल वाला जो रीजन है, उसको हम तराई रीजन कहते हैं। तराई लैंडस्केप या तराई भूभाग जो है ये कहलाता है। उसका ही एक रूप हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे बखीरा, जैसा मैंने आपको बताया, इसके पास में बखीरा नाम का गांव है, तो बखीरा नाम के गांव की वजह से इसका नाम बखीरा झील या बखीरा वेटलैंड जो है वो पड़ गया है। और इसके आसपास के जितने भी विलेजर्स हैं, जितने भी रहने वाले गांव के लोग हैं इस वेटलैंड के आसपास के, उन सबकी आजीविका इसी वेटलैंड से चलती है। उन सबका लाइवलीहुड जो है, फिशिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फ्यूल वुड जो जलाऊ लकड़ी का कलेक्शन जो है वो करते हैं। ये सारे काम की वजह से उनकी आजीविका जो है वो कंप्लीटली इसी वेटलैंड पर निर्भर, इसी आर्द्र भूमि पर निर्भर हमें दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे की। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 1997 से स्टार्ट हुआ था। हालांकि रामसर कन्वेंशन जो है वो 2 फेब 1971 को हुआ था। जैसा कि हमने देखा था 1971 में रामसर शहर लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाई थी, ईरान में कैस्पियन सी के किनारे। 2 फेब 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। लेकिन इस 2 फेब को, ये जो 2 फरवरी की जो तारीख है, इसको 1997 से वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। तब से नहीं मना रहे हम, 1971 से नहीं मना रहे, 1997 से, 1997 से इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उसके बाद ये हर साल जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रामसर कन्वेंशन इसी डेट को कंप्लीट हुआ था। अब अगर मैं बात करूं अभी वाली 2022 की, तो ये हमारा हुआ था सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। भारत में जो इसका सेलिब्रेशन किया गया, भारत में जो इसको मनाया गया, वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में मनाया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। आप लोगों ने अगर मेरा मैपिंग का सेशन जो है वो देखा होगा, पंजाब हरियाणा का जो मैपिंग का सेशन हमने किया है, वहां पर मैंने आपको दिखाया है सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर इसको किया गया। इसमें क्या खास बात थी? 2 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं। तो अब टोटल भारत में कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 49 वेटलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 कौन से हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, SAC के नाम से हम जिसको जानते हैं, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वह अहमदाबाद में हमें देखने को मिलता है, उस SAC के द्वारा नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, एक एटलस रिलीज की गई है जिसका नाम है नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस। डिकेडल का मतलब होता है दशक। एक दशक में कितने चेंज हुए हैं राष्ट्र के सारे आर्द्र भूमियों में, नेशनल लेवल पर वेटलैंड्स में पूरे एक डिकेड में कितने चेंजेस हुए हैं, उसकी पूरी एक एटलस जो है वो बनाई गई है।
और उसको रिलीज किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार रिलीज हुई है, ये ओरिजिनल एटलस जो है वो 2011 में रिलीज हुई थी। मतलब 2011 से SAC जो है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो का है अहमदाबाद में, वो 2011 से इसको रिलीज कर रहा है। हर साल जो है वो रिलीज की जा रही है और इसको स्टेट गवर्नमेंट्स और नेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसको प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज भी करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एटलस, कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम में प्रीलिम्स में इनको पूछ लिया जाए। तो ये जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सभी आगे की वेटलैंड्स के लिए जितनी भी प्लानिंग करनी होती है, आर्द्र भूमियों के लिए जितनी भी प्लानिंग जो है वो करना चाहते हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो इसको देखते हुए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की जो नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस जो होती है, उसको देख करके उसका डेटा क्या कहता है, उसके डेटा का एनालिसिस क्या कहता है, क्या चीजें हमें की जानी चाहिए, क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज जो है इस डेटा को देख करके किया जाता है। तो काफी ज्यादा यूज जो है प्लानिंग, वेटलैंड से रिलेटेड प्लानिंग में काफी ज्यादा यूज इसका हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा सेशन था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 पर। वेटलैंड्स क्या होते हैं, रामसर साइट्स, जो मुझे कई बार बच्चे जो है सर ये रामसर साइट्स क्या होती है, रामसर साइट्स क्या होती है, रामसर साइट्स क्या होती है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है पूछते रहते हैं। तो मैंने आज उसको भी कवर कर लिया है कि रामसर साइट वास्तव में क्या होती है, रामसर साइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने देखा। रामसर साइट्स अभी 2 जुड़ गई हैं, उन 2 जुड़ी हुई रामसर साइट्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हमने किया और इसके बारे में जो 2022 का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हुआ था। यहाँ पर डिकेडल चेंज एटलस जो है वो रिलीज की गई, वो कौन रिलीज करता है, ये सारा डेटा जो है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।